नमस्कार बंधुओं, मैं आलोक पंडित आप सबका स्वागत करता हूं 31 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में। जी हां साथियों, एकमात्र ऐसी क्लास जो आपके लिए उपलब्ध करवाती है अचूक मारक सामग्री। फिर चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हों या फिर बीडीओ या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर अन्य किसी महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षा की, सभी के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहली खबर, पेट पीईटी पेट बोतलें चर्चा में क्यों है साथियों? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इनके आयात को मंजूरी दे दी है। अब साथियों, ये बोतलें होंगी, खाली बोतलें हैं साथियों। इनके आयात को क्यों मंजूरी दी है अभी हम आगे देखेंगे। क्या है साथियों, पेट क्या है साथियों? सबसे पहले देखते हैं। पेट की फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो मजबूत होता है, हल्का होता है और सस्ता होता है, साथ ही गैर प्रतिक्रियाशील भी होता है। साथियों, इस पदार्थ से जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं बोतलों के रूप में, पानी पीने वाली बोतलें 60 से 70 रुपये 80 रुपये में प्राप्त हो जाती हैं बाजार से हमको। ये बोतलें इसी पेट से निर्मित होती हैं। तो साथियों, ये मजबूत भी होती हैं बोतलें, हल्की भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं और गैर प्रतिक्रियाशील भी होती हैं। हालांकि अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि नीदरलैंड में एक प्रयोग हुआ है जिसमें पाया गया है कि एक जो सर्वे किया गया है, किसका सर्वे किया गया है, खून का सैंपल लिया गया और उसकी जांच की गई, तो उस सैंपल में 80% जो लोग थे उनके खून में ये जो पेट पदार्थ है ये उपलब्ध पाया गया। तो साथियों, चिंता का विषय है। हालांकि हम यहाँ पर गैर प्रतिक्रियाशील इसको कहते हैं, तो वो चिंता का विषय है। इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है अपनी। उद्देश्य क्या है साथियों? घरेलू उद्योग को अपलिफ्ट करना। घरेलू उद्योग कौन सा साथियों? रिसाइकलिंग का उद्योग। रिसाइकलिंग क्या होता है साथियों? जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट जैसा कि हम पिछली कई कक्षाओं में देख चुके हैं कि प्राथमिक इस्तेमाल होने के बाद जो पदार्थ शेष बचता है उसको अपशिष्ट कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो कूड़ा कचरा। साथियों, इसकी संरचना में फेरबदल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देना रिसाइकलिंग कहलाता है। ये पदार्थ हो सकता है पहले वाला ही पदार्थ हो, मतलब नए स्वरूप के साथ, या फिर कोई अन्य पदार्थ हो सकता है। तो यह प्रक्रिया रिसाइकलिंग कहलाती है। अब साथियों स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति थी। एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम कचरा आयात कर रहे हैं। तो साथियों, ये कचरा यहाँ फैलाने के लिए नहीं बल्कि उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा है। अगली खबर, TDOV बोले तो ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। जी हाँ साथियों, कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया गया है आज। उद्देश्य इसका क्या है? ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसके खिलाफ जो भेदभाव या फिर अहिंसा हो रही है, उस अहिंसा के खिलाफ लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। जी हाँ साथियों, हम देखते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कि किस तरह से जो ट्रांसजेंडर होता है उसके साथ कहीं ट्रेन या फिर बस या फिर अन्य कोई सार्वजनिक स्थल, यहाँ तक कि फिल्मों में भी देखिए आपको उनके साथ भेदभाव होता हुआ दिखाई दे जाएगा। साथियों, आंकड़ों के अनुसार 90% से अधिक जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं और भेदभाव और हिंसा का सामना तो करना पड़ता ही है। और 31% जो ट्रांसजेंडर हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर इनकी स्थिति को सुधारने के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। और एक क्वेश्चन और है साथियों कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया है जो स्पेशली ट्रांसजेंडर को समर्पित है? तो साथियों, जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो कुशीनगर, जी हाँ साथियों, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है जो ट्रांसजेंडरों से संबंधित है। यूपी विशेष में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहाँ से। डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, उद्घाटन इसका साथियों किसने किया है? विजय राघवन। विजय राघवन कौन है साथियों? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है।
उद्देश्य इसका क्या है? पार्क का अपशिष्ट प्रबंधन। उद्योग इसका साथियों क्या है? पार्क का अपशिष्ट प्रबंधन से उपयोगी वस्तु का निर्माण करना। बोले तो अपशिष्ट प्रबंधन को ही अपनाना, अपशिष्ट प्रबंधन से ही उपयोगी वस्तु का निर्माण होता है। जी हाँ साथियों, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे प्रबंधन में क्या आ जाएगा? रिसाइकलिंग आ जाएगी। रिसाइकलिंग से क्या होगा? जो कूड़ा कचरा होगा उससे कोई उपयोगी वस्तु बन जाएगी। उपयोगी वस्तु से साथियों क्या होगा? उसकी बिक्री होगी और बिक्री से धन आएगा। धन से क्या होगा साथियों? लोगों में वितरित होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सरकार की जीडीपी बढ़ेगी। अगली खबर, तो ये पार्क जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे नहीं होगा, कई जगह पे जाके ये अपना काम करेगा। विकेंद्रीकृत जिसको हिंदी में कहते हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है साथियों? इसकी फुल फॉर्म कभी कभार पूछ ली जाती है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि एकदम इसको शब्दशः रट जाइए। साथियों ये जो है एक ऐसा संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो क्षेत्र है भारत का और अन्य देशों का, उन क्षेत्रों का संगठन है मोटा माटी कहा जाए तो फुल फॉर्म हम इसकी देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इसको इसीलिए कहा गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ साथियों जैसा कि नाम से विदित है कि टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब भारत के साथ साथ जो भी इसके संगठन में शामिल देश हैं, इस संगठन में शामिल देश हैं, इस संगठन का उद्देश्य यह है कि उन देशों के बीच परस्पर सहयोग होना चाहिए। किन क्षेत्रों में? तकनीकी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग स्थापित होना चाहिए। उससे क्या होगा साथियों? तकनीकी हस्तांतरण होगा, नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा। जब आइडिया जो है परस्पर मर्ज होंगे तो हो सकता है किसी नई वस्तु का आविष्कार हो जाए। तो इस संगठन का उद्देश्य यही है कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देना, मिलकर काम करना। चर्चा में साथियों क्यों है? क्योंकि इसकी हाल ही में बैठक हुई है। कहाँ? श्रीलंका में। इससे पहले ढाका में हुई थी। इसका क्रम याद रखिएगा, 5वां है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसको मान्यता दी गई है। जी हाँ साथियों, इस बार इसको 25 वर्ष पूर्ण हो गए स्थापित हुए। इसी उपलक्ष्य में इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित कर दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 देश साथियों शामिल हैं इसमें। कौन कौन से अभी बात करते हैं? पहले तो याद कर लेते हैं कि 7 को कैसे याद रखेंगे। जी हाँ साथियों, 1997 में जो अंतिम अंक है 7, इसको याद रखिए। ये इसके देशों का प्रतिनिधित्व करता है, देशों की संख्या का। तो 1997 में 7 है तो 7 ही देश हैं। कौन कौन से हैं साथियों? जैसा कि नाम से अभी हम लोगों ने देखा था कि ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया अपना, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, MMR बोले तो म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। 7 देश हो गए साथियों, 7 ही देश हो गए हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। जी हाँ साथियों, 7 हो गए देश। तो क्या है इसका उद्देश्य? परस्पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र का उत्थान करना। मतलब इस क्षेत्र में जो भी देश हैं या फिर इसके जो भी देश सदस्य हैं उनका उत्थान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली खबर, डारलोंग समुदाय, डार्लिंग नहीं है, डारलोंग है। चर्चा में क्यों साथियों? क्योंकि एसटी में शामिल करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया गया है। एसटी बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति का दर्जा इस समुदाय को मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी अनुसूचित जनजातियों या फिर अनुसूचित जातियों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार उनके लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाती है संविधान में। फिर चाहे वो विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनका उत्थान करे या फिर आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू करके उनके उत्थान को कायम करे। तो अगर इसको
एसटी में शामिल कर लिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, तो इसका जो उत्थान है वो तेज़ी से होने लगेगा। कहाँ का है साथियों ये डारलोंग समुदाय? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और ATMM जो एक ट्रिक है साथियों याद करने का, असम, ए से असम हो गया है, टी से त्रिपुरा हो गया है, और एम से मेघालय, और एम से मिजोरम। अगर मैप में देखेंगे साथियों तो 3 ही देश एक लाइन से मिल जाएंगे। यहाँ पर असम मिलेगा, यहाँ पर आपको त्रिपुरा मिलेगा, और ये मिजोरम मिलेगा नीचे। तो ये एक लाइन से उपस्थित हैं। मणिपुर यहाँ कहीं पे उपस्थित है। तो याद रखिएगा जो एक लाइन में पड़े वही ATMM में शामिल हैं। मणिपुर इकलौता पड़ रहा है दूर। तीनों अगर लाइन खींची जाए तो तीनों एक लाइन में नहीं है, लेकिन जो तीनों एक लाइन में पड़े वही राज्य शामिल हैं इसमें ATMM में। याद रखिएगा, नहीं तो लोग एम से कन्फ्यूज हो जाते हैं। एम से मणिपुर भी है, और एम से मेघालय भी है, और एम से मिजोरम भी है, तो अब कन्फ्यूज नहीं होना है। तो त्रिपुरा का है ये समुदाय साथियों, देख ही चुके हैं हम। बात करते हैं जो ST आयोग, वो आर्टिकल 338 ए में इसका प्रावधान है साथियों, शेड्यूल ट्राइब आयोग का। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें उल्लेख है ATMM का। जो राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है विकास के क्षेत्र में, या फिर उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान करने के लिए। अगली खबर, विनय समरस्य योजना चर्चा में क्यों साथियों? क्योंकि दलित बच्चा साथियों जब मंदिर में प्रवेश कर गया तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाई करके पवित्र कराया गया। जी हाँ साथियों, कहाँ हुआ है ये वाकया? कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक सरकार ने इसी घटना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो छुआछूत की समाज के द्वारा परिपाटी स्थापित की गई है उसको तोड़ने के लिए सरकार ने एक योजना ही चालू कर दी है। तो घोषणा कर दी है। कब होगी शुरू ये? 14 अप्रैल को साथियों अपने BRA बोले तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस भी है, जयंती भी है। संविधान में कहाँ है साथियों इसका उल्लेख? आर्टिकल 17 में, जहाँ अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है। हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर भेदभाव ही हो रहा है। तो याद रखना है। विनय समरस्य योजना किस राज्य ने घोषणा की? कर्नाटक ने। काय से संबंधित है? भेदभाव को समाप्त करना। किसके साथ भेदभाव? दलित, शोषित, वंचित समुदाय। जी हाँ साथियों, केरल में एक जनजाति है इजहबा करके, उसके साथ जब वार्तालाप करते हैं वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हैं तो वो तकरीबन 20 से 25 मीटर दूरी से बात करते हैं। और अगर मंदिर वगैरह में गलती से घुस भी गए हैं तो उन्हीं कदमों से और खुद ही साफ करते हुए अपने पदचिन्हों को वापस लौटना पड़ता है इनको। तो आज भी ये कुछ कुरीतियाँ समाज में विद्यमान हैं, जबकि इनके उन्मूलन के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ODF प्लस चर्चा में क्यों साथियों? क्योंकि सर्वाधिक गांव जो ODF प्लस हुए हैं घोषित, वो राज्य तेलंगाना बना है। TLG का मतलब तेलंगाना बना है। तेलंगाना राज्य ऐसा है जहां पर पूरे देश में सर्वाधिक गांव ODF फ्री हुए हैं। ODF बोले तो ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त। और प्लस अगर यहाँ पे लगाए तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो शौचालय है, शौचालय से जो अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, मलमूत्र होता है, उसका प्रबंधन करना वो ODF प्लस के तहत होगा। अभी तक क्या होता था? ODF में शौचालय निर्माण होता था केवल। अब शौचालय बन गए तो आदमी उनका इस्तेमाल करने लगा है, और जो मलमूत्र है उसका किस तरह से प्रबंधन किया जाए, उस प्रबंधन से संबंधित रणनीतियों का जो ब्लूप्रिंट है वो ODF प्लस के तहत आता है, या फिर रोड मैप जिसको कहेंगे।
लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर गांव को ODF प्लस घोषित करना इसका लक्ष्य है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और जिसमें विशेष तौर पर शौचालयों के निर्माण पर ध्यान दिया गया था। शारदा देवी मंदिर चर्चा में क्यों है? LOC पर निर्माण इसका शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कुछ लोग इसको साथियों, ये जो कश्मीरी पंडित का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ चल रहा है देश में, उससे जोड़कर भी देखते हैं कि तुष्टीकरण के लिए सरकार ऐसा कर रही है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, इतना जान लीजिए इसका निर्माण हो रहा है शारदा देवी मंदिर। ये साथियों वैसे ही है जैसे वो बॉर्डर मूवी में नारियल फोड़ा जाता है मंदिर पे। ओबैदुल्ला खान हॉकी कप महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन हुआ है कहाँ? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है। विजेता कौन रहा है? रेलवे, इतना ही याद करना है। अगली खबर, आनंदीबाई जोशी क्यों चर्चा में साथियों? क्योंकि 31 मार्च को इनकी जयंती मनाई जाती है और इस बार भी मनाई गई। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। यमुना इनका मुख्य नाम था साथियों, मूल नाम इनका यमुना था। आनंदीबाई जो नाम है साथियों, इनके पति ने दिया था इनको। उपलब्धि क्या है साथियों? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी साथियों। साथियों 9 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था और 9 साल की उम्र में विवाह हुआ, वो भी किसके साथ? खुद से 20 साल बड़े एक विदुर। विदुर क्या होता है साथियों? अक्सर हिंदी में पूछ लिया जाता है। विदुर वह व्यक्ति जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो, विदुर कहलाता है। तो स्वयं से 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ इनकी शादी हुई। लेकिन साथियों ये व्यक्ति आज की तरह केवल भोग विलास की वस्तु समझने वाला व्यक्ति नहीं था महिला को। ये व्यक्ति खुले विचारों का और प्रगतिशील विचारों का था। इसने इनकी पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया, केवल उनको एक वस्तु के रूप में नहीं समझा, उनकी पढ़ाई के लिए उनको प्रोत्साहित किया, तैयार किया उनको। साथियों पढ़ाई के दौरान ही साथियों काफ़ी इनका विकास हुआ, बौद्धिक विकास भी हुआ और कुछ समय के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र साथियों कुशल चिकित्सा के अभाव में मौत को प्राप्त हो गया। तो सही उपचार ना मिल पाने के कारण ये आहत हुई और इन्होंने ठान लिया कि ये डॉक्टर बनेंगी और उनके इस निर्णय में उनकी मदद उनके हस्बैंड ने की। तो साथियों उन्होंने इनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ से इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और उसके बाद भारत में आई। वो बात अलग है साथियों, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। लेकिन इनकी जो उपलब्धि है भारत की पहली महिला डॉक्टर होने की, वो इनको यादगार बनाती है। देख लेते हैं ये कैसी साथियों। ये हैं, इनका फ़ोटो लेके आया हूँ मैं। ये हैं आनंदीबाई जोशी, मूल नाम इनका यमुना था। कानूनी सहायता क्लीनिंग नहीं साथियों, ये हमसे चूक हो गई है, हालांकि सामग्री तो अचूक है। और आज हमारे सर भी एक कह रहे थे, तिवारी सर कह रहे थे अचूक मारक सामग्री है और चूक ही हो जाती है आपसे, तो हमसे ये चूक ही हो गई है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी चूक नहीं है साथियों, परीक्षा में एकदम अचूक साबित होगी। यहाँ पर केवल स्पेलिंग एरर है। क्लीनिंग नहीं, क्लिनिक है, कानूनी सहायता क्लिनिक। चर्चा में क्यों साथियों? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मतलब भारतीय महिला आयोग ने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो याद रखना है, कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की साथियों स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और किस अधिनियम से हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत हुई थी इसकी स्थापना। तो एक्ट बना 1990 में, स्थापना हुई 1992 में, याद रखना है साथियों। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो शायद रेखा शर्मा जी हैं। देख लीजिएगा मित्रों, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। रेखा शर्मा जी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मैं आपको अगली क्लास में इसको अपडेट करवा दूंगा। बर्फ के ज्वालामुखी
इनको साथियों क्रायो वोल्केनो भी कहते हैं। क्रायो वोल्केनो का संबंध किससे अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब रहेगा बर्फ के ज्वालामुखी से। वोल्केनो का मतलब ही होता है ज्वालामुखी। चर्चा में क्यों साथियों? क्योंकि प्लूटो ग्रह पर इनके क्रेटर प्राप्त हुए। क्रेटर क्या होता है साथियों? जो ज्वालामुखी का उद्गार जिस मुहाने से होता है, तो जो आकार होता है उद्गार हो जाने के बाद एक गड्ढा नुमा जो बन जाती है संरचना, उसको ही क्रेटर कहते हैं। कितनी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो 10 की संख्या में ये क्रेटर प्राप्त हुए हैं। कहाँ? प्लूटो ग्रह पर। हालांकि 2008 में साथियों इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब इसको बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। खोज किसने की है? नासा ने। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक तब हुई थी जब हमारे यहाँ DRDO की स्थापना हुई थी, जब हमारे यहाँ LIC की स्थापना हुई थी। लाभ साथियों क्या है? साथियों जब ये जो ज्वालामुखी प्राप्त हुए हैं क्रेटर, इनका अध्ययन किया जाएगा। जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकला होगा ज्वालामुखी के अंदर, धरती पर आने से पहले जो पदार्थ होता है वो अंदर मैग्मा कहलाता है। जैसे ही वह पदार्थ ज्वालामुखी जब प्रस्फुटित होता है, बाहर आता है, तो उसको लावा कहते हैं। तो उस लावा का अध्ययन किया जाएगा। उससे क्या पता लगेगा साथियों? भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलेगी। किसके भूगर्भ के बारे में? प्लूटो ग्रह के बारे में। तो एक बड़ी उपलब्धि है, याद रखना है साथियों। एक सींग गैंडा, एक सींग वाला गैंडा साथियों कहाँ पाया जाता है? एकमात्र स्थान है असम में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क, NP नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है साथियों। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसकी गणना हुई है। कैसे हुई है साथियों? ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन इस बार काफ़ी चर्चा में साथियों। भारत ने आयात पर बैन भी लगा दिया है इसके, और अब हम केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अपार संभावनाएं हैं भारत में, और कर भी रहे हैं हम लोग ऐसा। किसानों के लिए भी 100 किसान ड्रोनों की घोषणा की थी मोदी जी ने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। संख्या साथियों याद रख लेनी है। जो काउंटिंग हुई, गणना हुई, उसके दौरान जो गैंडे हैं एक सींग वाले, उनकी संख्या 2613 मिली है, जो बढ़ोतरी प्रदर्शित करती है। अर्थात जो पहले गणना हुई थी उससे ज़्यादा है इस बार 2613। हमको पिछली याद नहीं रखनी है, हमको ये फिगर याद रखना है 2613। कैसे याद रखना है? 13 का 2 गुना 26, 13 दूना 26। तो 2613 साथियों संख्या एक सींग गैंडे वालों, एक सींग वाले गैंडों की। बात करते हैं रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। तो ये रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट क्या होती है साथियों? जो विलुप्त प्राय या फिर संकटग्रस्त जीव होते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जहाँ भी, चाहे जिस देश में पाए जाएं, उन विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त या विलुप्त जीवों की एक सूची बना लेता है। कौन? IUCN। उसे किस नाम से जारी करता है? रेड लिस्ट के नाम से। तो उसी रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल श्रेणी में है, याद रखना है साथियों। कौन? एक सींग वाला गैंडा। इसका चित्र भी लेके आया हूँ साथियों। ये है इसका, ये एक सींग होता है साथियों, और ये कोई सींग नहीं है, इसके ऊपर चिड़ियाँ बैठी हैं। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। साथियों आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।